दोस्तों, स्टोरी का दूसरा भाग सुनते हैं। राजा बासुकी का दूत जब राजा पारिक के दरबार में पहुंचा तो सभा में मौजूद सभी जन काफी प्रसन्न हुए। दूत का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। दूत भी राजा पारिक के स्वागत शैली से काफी प्रभावित था, लेकिन इस कार्यकुशलता के बाद उसके जहन में अब एक डर जन्म लेने लगा था। उस झूठे संदेश का डर जो राजा बासुकी ने राजा पारिक के लिए भिजवाया था। आखिरकार अब वह घड़ी आ चुकी थी जब राजा पारिक ने संदेश पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही एक पंडित ने संदेशा पढ़कर सुनाया तो राजा पारिक, मंत्रीगण व सभा में मौजूद सभी जन चकित रह गए। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिरकार सब सोचने को मजबूर हो गए कि यह कब और कैसे हुआ। चूंकि दूत राजा बासुकी के लोक से था, इसलिए राजा पारिक ने सभा का सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, जब तक यह दूत हमारी नगरी में रुकना चाहें रुक सकते हैं। तब तक इनकी मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और जब भी इनका जाने का मन हो खजांची को कहकर इन्हें अच्छी भेंट दें। मित्रों, दूत को अतिथि गृह में भेज दिया गया, किंतु राजा पारिक इतने भी भोले और नासमझ नहीं थे कि वह केवल दूत के हाथों भेजे गए एक संदेश पर विश्वास कर हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। पंडितों को जैसे ही राजा का समाचार मिला तो वे सभी अपने अपने पोथी पुस्तक उठाकर दरबार में एकत्रित होने लगे। जो ज़्यादा बुजुर्ग पंडित थे, यानी जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई, क्योंकि ज़्यादा बुजुर्ग पंडित ज़्यादा बड़े विद्वान माने जाते थे। वे किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में समर्थ होते थे। क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए इसमें सभी की उपस्थिति काफ़ी अहमियत रखती थी। जब सभी पंडित दरबार में एकत्रित हो गए तो राजा पारिक ने कहा, नमस्कार पुरोहितों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे राज्य को चलाने में आप जैसे विद्वानों की विशेष भूमिका रही है। जब जब हमारी नगरी में कोई संकट आया है, तब तब आप लोगों ने हर समस्या का समाधान निकाला है और हमें विकट से विकट परिस्थितियों से निकाला है। आज एक ऐसा ही संकट हमारी नगरी और हमारे स्वाभिमान पर आन पड़ा है। पंडित बोले, बताइए महाराज, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। तो राजा पारिक ने राजा बासुकी के साथ हुई मुलाकात और आज राजा बासुकी द्वारा भेजे गए संदेश का सारा विवरण पंडितों को सुना दिया और बोले, तो आप अपने अपने पत्रे खोलकर इस समस्या का पूरा विवरण मुझे बताएं कि राजा वासुकी अपने संदेश के मध्य से कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। मित्रों, स्टोरी कैसी लगी है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन दिनों पंडित ही एक ऐसा जरिया होते थे जो हर बीता हुआ कल व आने वाले कल के बारे में सही सही बता सकते थे। राजा की सारी कहानी सुनने के बाद सभी पंडित अपनी अपनी पोथी खोलकर अपने कार्य में जुट गए। अपने कार्य में जुटे हुए पंडितों को एक दिन बीत गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरा दिन, आखिरकार तीसरे दिन शाम सारे पंडित अपने अपने निर्णय पर पहुंच गए। सभी पुरोहितों ने अपनी अपनी जानकारी एक बुजुर्ग पंडित को बताकर कहा, आप हम सब में सबसे बड़े हो, यदि आप ही पूरी कहानी महाराज को अपने मुख से बताओ तो अच्छा रहेगा। बुजुर्ग पंडित ने सभी पुरोहितों की बात पर सहमति जताई और राजा पारिक से बोले, महाराज, राजा बासुकी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी है तो सिर्फ इतनी कि उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और आपकी रानी ने
एक राजकुमार को। उनका मानना है यदि वह अपनी कन्या आपके राज्य में ब्याहते हैं तो उन्हें लड़की वालों की तरफ से होने के कारण अपना सिर सदैव आपके सामने झुकाना पड़ेगा। इस अपमान से बचने के लिए उन्होंने उस कन्या को भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या जिंदा है और राजा वासुकी की नगरी में ही उसका पालन पोषण किया जा रहा है। किंतु महाराज, राजा वासुकी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। महाराज, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, नागलोक में जाकर अपनी पुत्र वधू को बल द्वारा पृथ्वी लोक पर लाने का निर्णय अपने जहन में कभी मत लाना, क्योंकि राजा वासुकी नागों के देवता हैं और उनके पास बहुत बलधारी नागों का समूह है। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। राजा पारिक बोले, तो क्या मेरी पुत्र वधू को नागलोक से पृथ्वी लोक पर लाने का कोई रास्ता नहीं है? बुजुर्ग पंडित ने कहा, महाराज, इसका केवल एक ही रास्ता है। जब वह कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो राजा वासुकी को कोढ़ नामक एक रोग निकलेगा। उस रोग को ठीक करने के लिए राजा वासुकी को नागलोक में कहीं भी दवा नहीं मिलेगी। वे इस रोग से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब उनकी कन्या निहालदे पृथ्वी लोक पर स्थित भालरा नामक कुएं के पानी से राजा वासुकी को स्नान कराएगी। केवल यही एकमात्र उपाय है जिससे राजा वासुकी कोढ़ रोग से निजात पा सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया उस कन्या को 18 वर्ष की होने दें। जब वह भालरा कुएं पर आएगी तो राजकुमार परीक्षित वहां से उसे जबरदस्ती ले आ सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतनी बात कहकर सभी पंडित अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, अब हमें जाने की इजाजत दें। राजा पारिक ने सभी पंडितों को भारी दक्षिणा देकर विदा किया और आने वाले 18 वर्षों के बारे में सोचने लगे। तो मित्रों, यहाँ की कहानी को थोड़ा विराम देकर राजा वासुकी की नगरी की ओर चलते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष और एक दिन ऐसा भी आया जब निहालदे 18 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा वासुकी अपने घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाजार की सैर कर रहे थे तो अचानक रतन सेठ की हवेली की छत पर राजा की नजर जाती है। तो राजा को एक अचंभित कर देने वाला दृश्य दिखाई पड़ता है। उन्होंने देखा, आज आसमान से 2 सूरज निकले हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर राजा को पता लगा कि एक नौजवान रूपमती लड़की छत पर अपने केस सुखा रही है। लड़की इतनी सुंदर थी कि मानो उसका रूप सूरज के समान खेल रहा हो। राजा वासुकी उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। राजा वासुकी इस चीज के लिए बिल्कुल अनजान थे कि जिससे वह विवाह करना चाहते हैं वह उन्हीं की पुत्री है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, तभी आपको आनंद आएगा। दोस्तों, सत्य का जमाना था और उस समय पाप की सज़ा बहुत भयंकर मिलती थी। तो राजा वासुकी को उसी समय शरीर में खुजली चलना शुरू हो गई। जब उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने का निर्णय लिया और महल पहुँचते पहुँचते खुजली इतनी तेज हो गई कि राजा पागलों की तरह पूरे शरीर को खुजलाने लगे। यही वक्त था जब राजा वासुकी कोढ़ नामक रोग की गिरफ्त में आ चुके थे। अब राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था। रोग ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया था। एक से एक नामी वैद्यों को बुलाया गया। सभी ने अपनी अपनी दवाइयां भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर सब विफल होने के बाद राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। जब सभी पंडित सभा में एकत्रित हो गए तो राजा वासुकी ने कहा, पंडितों, अपनी अपनी पोथी खोलिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस भयंकर बीमारी की गिरफ्त में कैसे आया जो दिन रात
मेरे पूरे शरीर को खाए जा रही है और इसका क्या उपाय है। राजा का हाल देखकर पंडित भी काफी चौंक गए। फिर वे अपनी अपनी पोथी खोलकर बैठ गए। निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। वे सभी समस्या की जड़ तक तो पहुंच गए, किंतु कोई भी पंडित कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। वे सब राजा के खिलाफ उस षड्यंत्रकारी योजना को बताते हुए काफी डर रहे थे जो उनकी रानी ने बनाई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद जब किसी भी पुरोहित के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तो राजा वासुकी काफी गुस्से में आ गए और बोले, क्या हो गया? क्या तुम्हारी विद्या अब विफल हो गई? क्या अब हम तुम्हें राज्य के ज्ञानी पंडितों की उपाधि देना बंद कर दें? फिर भी किसी पंडित के मुंह से कोई आवाज न निकली। फिर राजा वासुकी ने कहा, तो ठीक है, आज आप सब अपने अपने घर जाएं और इस समस्या पर विचार कीजिए। यदि कल तक आप लोगों ने मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी तो याद रखना, मैं आप सभी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा के मुख से ऐसे कथन सुनने के बाद सभी पंडित डरते डरते अपने घर चले गए। घर जाकर पंडितों ने चौपाल में एक सभा आयोजित की और उनमें से एक ने कहा, देखो भाइयों, यदि हम राजा को सही बताएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं बताएंगे तो भी मारे जाएंगे। आखिर हम करें तो क्या करें? फिर सभी पंडित एक बुजुर्ग पुरोहित के चरणों में गिरकर कहने लगे, दादा, आप हम सभी से विद्वान हैं और बुजुर्ग भी, कृपया आप ही कोई हल निकालें। अपने सामने इतने सारे भयभीत चेहरों को देखते हुए बुजुर्ग पंडित ने कहा, तो ठीक है, कल मैं बताऊंगा राजा को सारा सत्य। यदि राजा को दंड देना होगा तो मुझे देंगे, और वैसे भी मेरी तो अब उम्र हो गई। तुम सब कल दरबार में मेरे पीछे बैठ जाना और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक ले और बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा वासुकी के दरबार की ओर चल दिए। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था, सभी उसी प्रकार सारे पंडित उसके पीछे बैठ गए। चूंकि बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा वासुकी दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा वासुकी ने कहा, हाँ तो पुरोहितों, हमें बताएं, आपने अपनी विद्या से क्या ज्ञात किया है? हमें कौन सा रोग हुआ है और इसके होने का क्या कारण है? बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। राजा वासुकी ने कहा, कहानी? कौन सी कहानी? बुजुर्ग पंडित ने कहा, महाराज, गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया है। इसलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राजा वासुकी गुस्से में बोले, ठहर जाओ पंडित, आपका अगला शब्द हमें आपको फांसी की सजा का हुक्म देने पर विवश कर सकती है। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। बुजुर्ग पंडित ने कहा, लेकिन महाराज, सत्य यही है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। राजा वासुकी बोले, किंतु मूर्ख पंडित, यह तो समग्र नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री ही नहीं है। बुजुर्ग पंडित ने कहा, क्षमा करें महाराज,
आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी ही दे सकती हैं। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। राजपुरोहित की बातें अब राजा को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बातें सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग पंडित बोले, महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं, केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक झालरा नामक कुआं है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा करवा लें, आपका यह रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई उपचार नहीं। अचानक राजा वासुकी के दिमाग में कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए और वहां जाकर रानी से बोले, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे उसका हमें सत्य में जवाब चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगती है। उनके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगता है कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में मालूम तो नहीं चल गया, जो कि आगे सही साबित होने वाला था। रानी घबराते हुए बोली, कहिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा वासुकी बोले, रानी, क्या हमारे कोई पुत्री भी है? यह प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और वह घबराते हुए बोली, थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया था। क्या आप यह भूल गए? राजा वासुकी ने कहा, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरे होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है, और आप जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सत्य क्या है हमें बता दीजिए। रानी शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा वासुकी को समझने में ज्यादा समय न लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं, या मुझे कोई और भी सजा दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूलने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनते ही राजा वासुकी की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूं? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई तो कृपया हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। फिर राजा वासुकी ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। रानी ने कहा, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगी। राजा वासुकी ने कहा, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपका साथ देने वालों को किसी भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव ही रखेंगे। दोस्तों, पहले के समय एक वचन का बहुत बड़ा मोल होता था। यदि कोई उस वचन को तोड़ता या उस वचन से मुकरता तो वह
बहुत भयंकर कष्टों से घिर जाता था। इसलिए मित्रों, पहले के लोग अपनी बातों से मुकरते नहीं थे। आगे की कथा सुनते हैं। रानी ने कहा, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। राजा वासुकी बोले, महारानी, मैं आपको एक वचन देता हूँ। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। और फिर रानी ने शीला सेठानी, रतन सेठ, बांदी और खुद रानी चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वह सारी राजा को सुना डाली और कहा, आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है और मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गए और अपने माथे पर थपकी मारकर कहने लगे, यानी हमारे पंडित बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर राजा का वह दृश्य याद आ गया जब वे रतन सेठ की हवेली के आगे से गुजर रहे थे और हवेली की छत पर एक खूबसूरत कन्या अपने केश सुखा रही थी। राजा को अपने गलती का एहसास अब हो चुका था। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता के मुख से रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम तो बताया ही नहीं। रानी ने कहा, महाराज, पंडितों ने उसका नाम निहालदे रखा है। राजा बोले, वाह, जैसे हमारी राजकुमारी सुंदर वैसा है उसका नाम अति सुंदर। राजा वासुकी ने अपने वचन अनुसार ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में भव्य स्वागत किया। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, अब नागलोक में तो बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थीं। आदर भाव व अभिवादन किए जा रहे थे। शीला व रतन सेठ का बहुत बड़ा सत्कार किया जा रहा था। रानी अपने निहालदे पर बहुत लाड प्यार लुटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का बालक हो चुका है, अब हमें आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। उनमें से एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज, हमारे विचार से तो अब वह वक्त आ चुका है जब राजकुमार परीक्षित को सारी बातें बता दी जाएं। राजा पारिक भी इस निर्णय से सहमत हुए और राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार परीक्षित सभा में उपस्थित होते हैं और राजा पारिक पुरोहितों और मंत्रियों का अभिवादन करते हुए अपने आसन पर बैठ जाते हैं। परीक्षित ने कहा, कहिए महाराज, हमें सभा में याद करने का कारण क्या है। राजा पारिक बोले, पुत्र, हम काफ़ी वक्त से आपको एक बात बताना चाहते थे, किंतु हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे और हमें लगता है आज वह सही समय आ गया है। इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। परीक्षित ने कहा, अवश्य पिताजी महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर राजा पारिक ने राजकुमार परीक्षित को नागलोक के राजा वासुकी से हुई मुलाकात और उनके बीच हुए वादों की बातों की सारी गठरी राजकुमार परीक्षित को सुना दी और बताया कि कैसे अब राजा वासुकी अपने वादे से मुकर रहे हैं, किंतु हमें वही पुत्र वधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में लोग हम पर हंसे और हमें ताना दें कि राजा पारिक नागलोक वालों से डर गया, इसलिए अपने राजकुमार की शादी कहीं और कर रहा है। इसलिए पुत्र, अब समय आ गया है जब आप हमारी पुत्र वधू को अपने महल में लेकर आएं। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर वहां से चले गए। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर वहां से चले गए।
राजा पारिक के वहां से जाने के बाद राजकुमार परीक्षित ने पंडितों से आग्रह किया और बोले, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। पंडित बोले, राजकुमार, राजा वासुकी को एक कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही। समस्त नागलोक के ज्ञानी वैद्य उनका इलाज नहीं कर सकते। राजा वासुकी केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी निहालदे पृथ्वीलोक पर स्थित झालरा नामक कुएं से एक मटकी पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान करा दे, अन्यथा वे इस रोग से कभी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वीलोक पर पानी भरने आएगी और वहां से आप राजकुमारी को राजी राजी ना हो तो गैर राजे ला सकते हैं। और हाँ, गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत करना, क्योंकि वहां एक से एक बलधारी नाग योद्धा हैं जो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित ने कहा, किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार करना मेरे संस्कारों में नहीं है, किंतु मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। अब आगे का काम आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, और पिताजी से कह दीजिएगा कि हम उनके पुत्र वधु को साथ लेकर ही लौटेंगे। दूसरे सुबह राजकुमार परीक्षित अपने साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ले झालरा नामक कुएं पर पहुंच गए और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल लिया और निहालदे के आने की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या राजकुमार परीक्षित राजकुमारी निहालदे को अपने साथ लाने में सफल हो पाएंगे? यदि हाँ, तो राजा वासुकी कभी कोढ़ रोग से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या निकलेगा इन सब का परिणाम? इंसानों और नागों के बीच एक भयंकर युद्ध, या बचा था अभी कुछ ऐसा जो कल्पना से परे था? जानने के लिए मित्रों, कहानी का अगला भाग अवश्य सुनें और देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।